आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग सभी ने सुन रखा है। हाँ, और आज हम अपने स्रोत जो हमारी रिसर्च और नोट्स हैं उनके जरिए इस विषय की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। बात हो रही है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया था। राइट। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस जहाज के डूबने की एक और कहानी सुनाना नहीं है। हाँ, मतलब कहानियां तो बहुत है, पर हम इस घटना के उन तकनीकी फ्लॉज, मानवीय गलतियों और कॉर्पोरेट गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। सही कहा। ये विश्लेषण उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। अक्सर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। एग्जैक्टली। लेकिन जब उस तकनीक पर आत्मविश्वास अंधे अहंकार में बदल जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं ये टाइटैनिक से पता चलता है। इससे हमें आज के समय के लिए भी जरूरी सबक मिलते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं और उस दौर में चलते हैं जब टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, बल्कि दुनिया भर में पावर और स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका था। और अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये अपने समय का सबसे विशाल जहाज था। 269 मीटर लंबा और लगभग 53 मीटर ऊंचा। मतलब उस समय के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। बिल्कुल था। और इस जहाज पर एक तरह से पूरी एक अलग दुनिया बसी हुई थी। हाँ, एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति थे, कलाकार थे, तो दूसरी तरफ नए जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे प्रवासी भी इसमें शामिल थे। अमीर और गरीब का एक अजीब सा मेला था वहां। और इस मेला को बसाने की कीमत थी उस समय के हिसाब से $7.5 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग $400 मिलियन के बराबर है। एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट। राइट। और इस महंगे प्रोजेक्ट में लग्जरी की कोई कमी नहीं थी। जहाज पर किसी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसमें एक हीटेड स्विमिंग पूल था। और उस जमाने में एक जहाज पर स्विमिंग पूल होना। उसके अलावा टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्क्वॉश कोर्ट, एक लाइब्रेरी और 4 अलग-अलग आलीशान रेस्टोरेंट्स भी थे। मतलब उन्होंने लग्जरी पर पूरा ध्यान दिया था। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस चीज का ढिंडोरा पीटा गया वो था इस जहाज का अनसिंकेबल होना। हाँ, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें अपनी इस तकनीक पर इतना घमंड क्यों था। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उनका ये आत्मविश्वास हवा में नहीं था। इसके 2 मुख्य कारण थे जिन्होंने उन्हें ये अहंकार दिया था। पहला कारण था उसका डबल बॉटम हल, है ना? बिल्कुल। जहाज का जो निचला हिस्सा था उसे 2 परतों में बनाया गया था। उनका मानना था कि अगर जहाज किसी चट्टान से टकराता है तो बाहर की परत टूटेगी पर अंदर की परत जहाज को डूबने से बचा लेगी। और दूसरा कारण थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल। उनका डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरी तरह पानी भर जाए तो भी जहाज आराम से तैरता रहेगा। सही कहा। पर यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उन कंपार्टमेंट्स में एक बहुत बड़ा तकनीकी फ्लॉ था। वो आइस क्यूब ट्रे वाला फ्लॉ, राइट? एग्जैक्टली। ये कंपार्टमेंट्स छत तक पूरी तरह सील नहीं थे। जैसे आइस क्यूब ट्रे में पानी एक खांचे से छलक कर दूसरे में चला जाता है, वैसा ही हाल इन कंपार्टमेंट्स का था। तो जब एक हिस्से में पानी भरा और जहाज आगे से झुका तो पानी उन खुली छतों से ओवरफ्लो होकर अगले कंपार्टमेंट्स में जाने लगा। हाँ, और उसके बाद जहाज का बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस हादसे से पहले भी उन्हें कई बार चेतावनियां मिली थीं। सही याद दिलाया आपने। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल 1912 को लगातार आइसबर्ग्स की वार्निंग्स आई थीं। और उन्होंने अपना रास्ता 2 बार बदला भी। पर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीड बिल्कुल कम नहीं की। वो 21.5 नॉट्स यानी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलते रहे। इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। 14 अप्रैल की रात का मौसम भी तो उनके खिलाफ था। आसमान में चांद नहीं था, बेहद ठंडी हवाएं चल रही थीं और विजिबिलिटी ना के बराबर थी। और अंधेरे में जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर, जिसे क्रोज नेस्ट कहते हैं, वहां बैठे थे फ्रेडरिक फ्लीट। रात के ठीक 11:39 पर उन्होंने कुछ देखा। हाँ, अंधेरे में अचानक एक विशाल आइसबर्ग उनके ठीक सामने आ गया। उन्होंने तुरंत 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन करके वार्निंग दी। फर्स्ट ऑफिसर विलियम बडेक ने तुरंत इंजन रूम को जहाज बाईं तरफ यानी लेफ्ट मोड़ने का निर्देश दिया। लेकिन जहाज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि ये सब करने के लिए वक्त बहुत कम था। सिर्फ 1 मिनट।
11:40 पर वो हादसा हो गया। जहाज सीधे आइसबर्ग से टकरा गया। और कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था वो। स्रोत बताते हैं कि वो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, यानी करीब 200 बाई 400 फीट का था, और ऊंचाई में उस क्रोज नेस्ट के बराबर था। बाप रे! और इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। से आती हुई कोई चीज इतने बड़े बर्फ के पहाड़ से टकराएगी तो तकनीकी विफलता तो तय थी। हाँ, आइसबर्ग ने जहाज के दाईं हिस्से को करीब 10 सेकंड तक रगड़ा। वो जो डबल बॉटम हल था ना, जिस पर उन्हें इतना घमंड था, वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि टक्कर नीचे से नहीं बल्कि साइड से हुई थी। बिल्कुल। और उस टक्कर से 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा, जबकि लिमिट सिर्फ 4 की थी। अब जहाज का डूबना निश्चित था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस टक्कर के वक्त एक और भयानक गलती हुई थी जिस पर अक्सर चर्चा होती है। आप उस स्टीयरिंग की गलती की बात कर रही हैं। हाँ, हमारी रिसर्च के अनुसार स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिन्स ने उस आखिरी मिनट की घबराहट में ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का आदेश मिला था। पर पैनिक में उन्होंने व्हील को बाईं की जगह दाईं तरफ घुमाया, यानी सीधे आइसबर्ग की तरफ। हो जाते हैं। एक पल की घबराहट और पूरा जहाज बर्फ से टकरा गया। और इस टक्कर के बाद जो अफरा तफरी मची वो और भी दिल दहला देने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने हालातों को समझा। उनकी उम्र 62 साल थी और उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का ऑर्डर दे दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार SOS भेजने लगे। फिर 12:20 पर एक उम्मीद की किरण दिखी। RMS कारपाथिया नाम के जहाज ने उनका सिग्नल पकड़ा। लेकिन वो जहाज वहां से 107 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने में उन्हें 3.5 घंटे लगने वाले थे। और टाइटैनिक के पास इतना वक्त बिल्कुल नहीं था। और यहाँ एक ऐसी समस्या खड़ी हुई जिसने हादसे को एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल दिया। लाइफ बोट्स की कमी, ये सुनने वालों को सबसे ज्यादा हैरान करता होगा। जहाज पर लगभग 2200 लोग थे, पर लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थीं। 1000 लोगों के बचने का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। पर इन 20 लाइफ बोट्स का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ ना शुरू में। वही अहंकार वहां भी काम आया। शुरुआत में लोग उस गर्म आलीशान जहाज को छोड़कर ठंडी हवा में उन छोटी लाइफ बोट्स में बैठना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि जहाज थोड़ी न डूबेगा। इसी वजह से पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोगों की जगह थी, उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए। आधी से ज्यादा लाइफ बोट खाली थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो बहुत दुखदाई है। टाइटैनिक से दूर नहीं बल्कि सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। वही जहाज जिसने टकराव के 1 घंटे पहले आखिरी बर्फ की चेतावनी दी थी। हाँ, लेकिन 11:15 पर उन्होंने अपना रेडियो बंद कर दिया था और समंदर में आगे बढ़ना रोक दिया था। और जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब उनके क्रू ने आसमान में रॉकेट्स और फ्लेयर्स देखे थे, जो टाइटैनिक से मदद के लिए छोड़े जा रहे थे। बिल्कुल देखे थे। पर उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने पता है क्या सोचा? उन्हें लगा कि टाइटैनिक पर जो अमीर लोग हैं वो आधी रात को पार्टी कर रहे हैं और फायरवर्क्स छोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने उन रॉकेट्स को सीरियसली लिया होता और मदद की होती, तो शायद आज हजारों जानें बच जाती। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ी। रात 1 बजे तक तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। जहाज का आगे का हिस्सा पानी में जा चुका था और पीछे के प्रोपेलर्स हवा में उठ चुके थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई और उस वक्त भी जहाज पर 1500 लोग छूट गए थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर रात 2:20 पर स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और समंदर में समा गया। और जो लोग पानी में गिरे, उन्हें पानी के तापमान ने मार दिया। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ठंडे पानी में लोग तुरंत हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि इस ठंड से हुई थी। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब आखिर इस पूरे हादसे का असली गुनहगार कौन था? क्या सिर्फ वो एक आइसबर्ग? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो असली गलती सिर्फ आइसबर्ग की बिल्कुल नहीं थी। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट दबाव पर्दे के पीछे काम कर रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा है व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस के बारे में। उन पर यह रिकॉर्ड तोड़ने का दबाव था कि जहाज सबसे तेज होना चाहिए। सही कहा। वो चाहते थे कि जहाज 6 दिन में अपना सफर पूरा करे और सबसे तेज होने का नया रिकॉर्ड बनाए। इस रिकॉर्ड के चक्कर में उन्होंने सेफ्टी को बिल्कुल भुला दिया। यहाँ तक कि दोपहर 2 बजे एक आइस वार्निंग आई थी, जिसे जोसेफ ने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया था ताकि जहाज की रफ्तार कम न करनी पड़े। एक
रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अपनी और हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। और इतना ही नहीं, टकराव वाले दिन ही जहाज पर एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, जिसे कैप्टन ने रद्द कर दिया था, ये सोचकर कि जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो ड्रिल की क्या जरूरत है। ये सब लापरवाही के ही तो नतीजे थे, लेकिन इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे के बाद नए नियम बनाए गए, है ना। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज तक आइसबर्ग्स की निगरानी करता है। और इसके साथ ही SOSLS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी में सबसे जरूरी नियम ये बनाया गया कि जहाज पर हर एक यात्री के हिसाब से पूरी लाइफ बोट्स होनी जरूरी हैं। एग्जैक्टली किसी जहाज के वजन के हिसाब से नहीं। एग्जैक्टली तो ये तो थे वो बदलाव जो इस डिजास्टर के बाद आए, पर जहाज का मलबा मिलने में तो कई दशक लग गए। 17 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। सितंबर 1985 में अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर ने आखिरकार जहाज का मलबा ढूंढ निकाला, जो कि समुद्र की 3.8 किलोमीटर यानी करीब 800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ था। और वो 2 टुकड़ों में था, एक दूसरे से लगभग 600 मीटर की दूरी पर। आज उस मलबे की हालत बहुत खराब है। समुद्र के अंदर एक खास तरह का बैक्टीरिया उसके मेटल को तेजी से खा रहा है। और अनुमान तो यही है कि आने वाले साल 2030 तक वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा और उसका कोई निशान नहीं बचेगा। एक बात और जो हमारी रिसर्च में थी और मुझे बहुत अजीब लगी, वो थी टाइटैनिक 2 के बारे में। 2012 में ऑस्ट्रेलियन अरबपति क्लाइव पामर ने बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नया टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया था। हाँ, जिसका सफर 2016 में शुरू होना था, लेकिन 2022 निकल गया और ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। और इसका कारण पता है क्या था? उन्होंने सोचा कि वो एकदम ओरिजिनल फील देंगे, तो उन्होंने जहाज में कोई टीवी या वाईफाई नहीं दिया। अब आज के दौर में लोग आलीशान जहाज में तो जाना चाहते हैं, पर इंटरनेट और एंटरटेनमेंट के बिना नहीं। लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। एक तरह से ओरिजिनल बनने की जिद ने इस दूसरे प्रोजेक्ट को पहले ही डुबा दिया। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, आज के दौर में एक नया अनसिंकेबल जहाज बन भी जाए, तो क्या हमारी आज की आधुनिक तकनीक और जीपीएस पर हमारा ये अंधा भरोसा हमें फिर से वैसी ही लापरवाही की तरफ नहीं ले जाएगा जैसा 1912 में हुआ था? ये सच में सोचने वाली बात है। शायद तकनीक जरूर बदल गई है, लेकिन जो इंसानी घमंड है जिसने टाइटैनिक को डुबाया था, वो आज भी वही है। तकनीक पर ओवर कॉन्फिडेंस हमें आज भी अंधा कर सकता है। तो इस एक गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन तथ्यबद्ध स्रोतों ने सच में टाइटैनिक को देखने का एक नया नजरिया दिया है।